हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आप सभी के एग्जाम बहुत निकट आ चुके हैं। आप सभी के दिल में दुखदुखी शुरू हो चुकी है, पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा। और एक पल को आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे हमने इतना सारा तो पढ़ा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। लिटरली एग्ज़ाम से पहले ये डर लगता ही लगता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये नॉर्मल है। और वो भी इसलिए नॉर्मल है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देना जा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा डर लगेगा ही लगेगा। आप पहले एक दो एग्ज़ाम दे लोगे ना, तो लास्ट तक आप लोग इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस आपको अपनी तैयारी पूरी करके जानी है, ठीक है ना। कोई गलत चीज़ें नहीं करनी है, अच्छे से तैयार करनी है, सब कुछ करना है। और तैयारी तो हम आपकी करा ही रहे हैं। तो अभी तक हम आपको दे चुके हैं सीबीएसई का मॉडल पेपर और सैम्पल नंबर 1 पेपर, ठीक है। हिंदी का आपका सैम्पल नंबर 1 जो पेपर है वो हम आपको दे चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर नंबर 2, ठीक है। ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए। कोर्स ए और बी दोनों के सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन पेपर लेकर आ रही हूँ, इसलिए बिल्कुल भी जो स्टूडेंट इस समय कोर्स बी के यहाँ पर देख रहे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। कोर्स बी का भी अभी आ रहा है। तो मैं एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आपकी हर हाल में प्रिपरेशन कराती रहूँगी, कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि आपके नंबर आने चाहिए बेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है नंबर 2 क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का है। सैम्पल पेपर को ही हिंदी में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं। और याद रखिएगा, जो 21 फेब को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है, उस दिन कोर्स ए का भी एग्ज़ाम है और कोर्स बी का भी एग्ज़ाम है। ये दोनों ही पेपर के कोड्स अलग अलग रहते हैं, इसलिए पेपर का कोड मैं ख़ास तौर से मेंशन करती हूँ। जैसे यहाँ पर कोड 002 मेंशन है, ये आपके कोर्स ए का कोड है, ध्यान रखिएगा इसको। इसे आपको अपनी आंसर शीट में भी फिल करने के ऑप्शन आएंगे, तो उसे भी फिल करिएगा, ठीक है। आपका पेपर का कोड और क्वेश्चन पेपर कोड दोनों अलग अलग होते हैं। ये जब आप पेपर में जाएंगे तो आपके जो एग्जामिनर उस समय वहाँ पर होंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2 है। हिंदी विषय है हमारा आ, यानी ध्यान रखिएगा कोर्स ए है। हिंदी में जब इसे लिखेंगे तो आ लिखेंगे। कोड है 002 और ये कक्षा है 10वीं। सैम्पल पेपर है 2023 और 24 का, ठीक है। अब आ जाते हैं, निर्धारित समय है 3 घंटे का और अधिकतम अंक हैं कितने, 80, यानी कि 80 मार्क्स का ये पूरा पेपर है आपका। वैसे तो 100 मार्क्स में मिलता है, 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से आपके इंटरनल असेसमेंट पे आपकी हिंदी की जो भी टीचर हैं वो सीबीएसई को भेजेंगे। तो आई होप आपका इंटरनल असेसमेंट अच्छा रहा होगा, है ना। तो आप बाकी 80 मार्क्स आपको यहाँ से लाने हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, स्टार्टिंग में कुछ निर्देश दिए रहेंगे। ये निर्देश सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखे हैं, इन निर्देशों को हमें सीरियसली पढ़ना है, ध्यान रखना और फॉलो करना है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। ये मसला अरे तो हर पेपर में लिखा रहता, हम क्या, हर पेपर में लिखा इसलिए जाता है कि आप पढ़ो और उसको फॉलो करो, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। इस प्रश्न पत्र में हैं 2 खंड, खंड का, खंड खा। खंड का में वस्तुपरक और बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी कि जो पहला खंड आ रहा है उसमें टोटल आपके एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, और खंड खा में यानी कि सेकंड जो खंड है उसमें टोटल आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो आपकी बुक से भी आएंगे और आपका लेखन कार्य भी है। अब आते हैं नंबर 2 पे। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड 1 से लेकर खंड 2 यानी कि खंड का और खा को मिलाकर पूरे 17 प्रश्न हैं। तो खंड का में आपसे पूछे गए हैं 10 प्रश्न और बाकी बचे 7 प्रश्न आपके खंड खा में आएंगे। तो 10 प्रश्न और ये सारे आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं, 1 से लेकर 17 तक आपको सारे करने। घबराइए नहीं, ऑप्शन अंदर आपको इंटरनल ऑप्शंस हर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार देने हैं, यानी कि सीक्वेंस में आप आंसर करोगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में खंड का दिया गया है, आप खंड का लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर 17 तक आपको पूरा टोटल लाइन से करना है। कोई भी इधर से उधर नहीं कि चलिए बीच में आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, हम इसे जाकर एंड में कर देंगे, ये काम नहीं करना।
नहीं आ रहा है, स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो, लौट के आप फिर वहीं पे आ सकते हो। लेकिन 5 को ये सोचो कि 17 के बाद कर देंगे, ये काम नहीं करना। खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड का में हमारे पास जो दिए गए हैं वो 10 प्रश्न दिए गए हैं और उन 10 प्रश्नों के अंदर भी आपके उप प्रश्न हैं जो लगभग 44 ही हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अब 40 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? कहीं से भी ऐसा नहीं करना है। अंदर निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश या ये ऑप्शंस आपको सिर्फ व्याकरण सेक्शन में मिलेंगे, बाकी कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको अंदर निर्देश दिए हैं, उनका फॉलो करोगे, उसी हिसाब से आपको वो 4 प्रश्न छोड़ने हैं। कहाँ छोड़ने हैं अभी हम प्रश्न पत्र कराएंगे, वो आपको बता देंगे। खंड खा में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 7। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड खा जो हमारा पूर्ण रूप से वर्णनात्मक सेक्शन है, जहां पर हमें पूरे डिटेल में आंसर देने हैं, उसमें 7 प्रश्न दिए गए, जिनमें आपके पास में प्रश्न जो आएंगे वो आपकी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी क्षितिज और कृतिका से भी हैं और प्लस लेखन कार्य है। सारा आपका जो है वो खंड खा में दिया गया है और हर प्रश्न के साथ ऑप्शन मौजूद है, यानी कि वो जो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न के साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यानी कि विकल्प है कि 4 प्रश्न दिए गए हैं तो 3 करना है, 2 प्रश्न दिए गए हैं तो 1 करना है। ये सारी चीज़ें अंदर ऑप्शन आपके लिए मौजूद रहेंगे। तो ये कुछ निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं करना पेपर शुरू। तो शुरू हो रहा है खंड आ से और ये है बहुविकल्पीय टोटल। तो सबसे पहला प्रश्न है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास सबसे पहले आया है अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 5, और 5 ही प्रश्न हमको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। फिजूल खर्ची एक बुराई है, यदि इसके पीछे बारीकी से नजर डालें तो अहंकार नजर आएगा। अहंग के प्रदर्शन से तृप्ति मिलती है। अहंग की पूर्ति के लिए कई बार बुराइयों से रिश्ता भी जोड़ना पड़ता है। अहंकारी लोग बाहर से भले ही गंभीरता का आवरण ओढ़ लें, लेकिन भीतर से वे उथलेपन से भरे रहते हैं। जब कभी समुद्र तट पर जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि लहरें आती हैं और जाती हैं और चट्टानों से टकराती हैं। पत्थर वहीं रहते हैं, लहरें उन्हें भिगोकर लौट जाती हैं। हमारे भीतर हमारे आवेगों की लहरें भी हमें ऐसे ही टक्कर देती हैं, यानी कि जो हमारे अंदर की जो आवेग हैं, जो वृत्तियां हैं, वो ऐसे ही हमारे मन को भी टक्कर देती हैं, भिगोती हैं और फिर वापस। जैसे हमारे अंदर अहंकार आया, तो अहंकार आया तो उस अहंकार के सेटिस्फेक्शन के लिए हमने फिजूल खर्ची कर दी और हमारा वो लहर क्या हुई, वो अहंकार शांत हो गया और वापस चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद किस चीज़ की लहर आई? वो आई सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि अहंकार शांत होते ही एक अलग सा सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, तो उसकी लहर आ गई। तो ये समुद्र की लहरों की तरीके से उन्होंने बताया है। इन आवेगों और आवेशों के प्रति अडिग रहने का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि जब ये आवेग और आवेश आए तो हमें अडिग रहना है, हमें हिलना नहीं है जैसे पत्थर होता है। क्योंकि अहंकार यदि लंबे समय तक टिकने की तैयारी में आ जाए तो वह नए नए तरीके ढूंढेगा। स्वयं को महत्व मिले अथवा स्वेच्छाचारिता के प्रति आग्रह, ये सब धीरे धीरे सामान्य जीवन शैली बन जाती है। ईसा मसीह ने कहा है, मैं उन्हें धन्य कहूँगा जो अंतिम है। आज के भौतिक युग में यह टिप्पणी कौन स्वीकारेगा जब चारों ओर नंबर 1 होने की होड़ हो, यानी कि जो अंतिम है उसको कोई नहीं स्वीकारेगा कि हम आखिर में हो। हम भी नंबर 1 पे, सब हर कोई एक नंबर 1 पर जाने की होड़ में लगा हुआ है। ईसा मसीह ने इसी में आगे जोड़ा है कि ईश्वर के राज्य में वही प्रथम होंगे जो अंतिम है। ईश्वर के राज्य में कौन? जो अंतिम है वही प्रथम होंगे, और जो प्रथम होने की दौड़ में रहेंगे वे अब आगे रहेंगे। यहाँ अंतिम होने का संबंध लक्ष्य और सफलता से नहीं, जीसस ने विनम्रता, निहंकारिता को शब्द दिया है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा, विनम्रता होगी, वो कभी भी इस तरह की दौड़ में शामिल ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके अंदर ये वृत्तियां ही नहीं होंगी तो वो ज़्यादा अच्छा पुरुष होगा, ज़्यादा अच्छा मनुष्य होगा।
आपके प्रयास व परिणाम प्रथम हो, अग्रणी रहें, पर आप भीतर से अंतिम हो यानी विनम्र हो, निहंकारी हो अथवा अहंक का अकारण ही जीवन के आनंद को खा जाता है। ये चीज बताई गई है इसमें। अब आते हैं इस पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, अहंग अकारण ही जीवन के आनंद को खा जाता है, इस कथन की सत्यता सिद्ध करने वाले कारक हैं। अब ये बात जो बोली गई है, इसको सिद्ध करने के लिए कौन से कारक सही हैं? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, स्वयं को महत्व देना, ठीक है, अहंकार अकारण ही जीवन का आनंद खा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, इस कथन की सत्यता को हमें सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देना है। तो पहला यहाँ पर है स्वयं को महत्व देना, दूसरा है गंभीरता का आवरण ओढ़ना, तीसरा है स्वेच्छाचारिता को महत्व देना, चौथा है आवेशों के प्रति अड़ग रहना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आ रहे हैं उसके लिए आपको ये विकल्प दिए गए हैं, और इसमें सही है आपका पहला और तीसरा। कौन कौन सा पहला और तीसरा? देखिए, स्वयं को महत्व देना और स्वेच्छाचारिता को महत्व देना, ये हमेशा अहंकार को पालता है, हमेशा पालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकारी व्यक्तियों की किन कमियों की ओर संकेत किया गया? अब आपको बताना है जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसकी किन कमियों की तरफ जो है वो आपको हमने इस गद्यांश में संकेत किया है। पहला है सही, सभी विकल्प सही हैं। तो पहले हमें सारे विकल्प भी तो पढ़ने पड़ेंगे। अहंकारी व्यक्ति सतही मानसिकता रखता है, यानी कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो सतही रूप से ही जो है वो मानसिकता रखेगा, मतलब वो किसी भी चीज़ की डीपली सोचने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट है, अहंकारी व्यक्ति भीतर से उथलेपन से भरे होते हैं। सही बात है, अगर वो ऊपरी मानसिकता रखता है तो अंदर से तो उथला ही होगा। अहंकारी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने अहंग का प्रदर्शन करना चाहता है। तो अहंकारी व्यक्तियों की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है? वो है आपका सभी विकल्प सही है। देखिए कैसे, जाहिर सी बात है जो अहंकारी व्यक्ति है वो हमेशा लेवल नॉलेज रखेगा, वो उसकी डीपली नॉलेज नहीं रखेगा, यानी उथलेपन से भरा रहेगा और वो हर तरीके से अपने अहंकार का प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहेगा। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। लेखक ने मानव मन के उद्वेलित होने वाली भावनाओं की तुलना किससे की है? अब लेखक के मन, उन्होंने मालूम वाला है मानव मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं, बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं। अब उनकी तुलना वो किस तरीके से कर रहा है? ईसा मसीह से, भौतिक आकांक्षाओं से, समुद्र तट की लहरों से या निहंकार से? तो उसने किससे किया है? इसकी तुलना वो करी है समुद्र तट की लहरों से। जैसे समुद्र तट पे लहरें आती हैं, वापस जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो इसी तरीके से हमारे मन में उठने वाली भावनाएं भी आती हैं, जाती हैं। चाहे अहंकार हो, खुशी हो, दुख हो, विनम्रता हो, सारी ये भावनाएं आती हैं समुद्र की लहरें की तरह, फिर चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर चली जाती है। तो इन्हें उन्होंने समुद्र की लहरों के साथ कंपेयर किया है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। अहंकार एक बड़ा अवगुण, फिजूल खर्ची का महत्व, मनुष्य जीवन शैली, जीसस के विचार। तो हमें तो यहाँ पर जो है जो सही लग रहा है, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर इधर ऑप्शन दिया गया है, तो हमें जो सबसे सही लगा है वो है नंबर 1। क्या है? अहंकारी जो है, अहंकार एक बड़ा अवगुण। ये क्योंकि हमने पूरे पैरा में अहंकार के बारे में ही बात करी और किसी के बारे में बात करी नहीं, तो हम अहंकार के बारे में बात करें, इसलिए विकल्प भी हम इसी पर लगाएंगे। अब आ गए हम कथन और कारण संबंधी प्रश्न पे। क्या है? कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प देना है। तो कथन पढ़ेंगे और उसके रीजन को हम किस में देखेंगे? कारण में। कथन ए, फिजूल खर्ची सूक्ष्म दृष्टि से अहंकार प्रदर्शन ही है। तो ये तो सही लग रहा है, सही बात है। फिजूल खर्ची बताया भी गया है गद्यांश में कि फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं से अहंकार ही है। फिर आते हैं, लंबे समय तक टिकने वाला अहंकार स्वयं को महत्व देने के नए नए तरीके खोजता है। तो जो कथन दिया गया है वो तो सही है, लेकिन कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हाँ, फिजूल खर्ची अहंकार जरूर है, लेकिन वो क्यों अहंकार है? क्योंकि हम जो है अपने आप को समृद्ध दिखाने के लिए
उस फिजूल खर्ची को करते हैं कि हाँ, तो वो होता है अहंकार कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, समृद्धि ज़्यादा है, तो लोग फिजूल खर्ची करते हैं अपने उस अहंकार को शांत करने के लिए। इसलिए कथन ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब आ गए प्रश्न संख्या 2 में। यहां पर हमारे सामने एक काव्यांश दिया गया, अपठित काव्यांश जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसे हमें पढ़ना है और इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। 5 प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देखिए क्या है, आज जीत की रात पहुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना प्रथम चरण है, नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर। इस मन मंथन में उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बढ़े अब बुद्धि महान रहना, पहुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी या विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहुए सावधान रहना गिरजा कुमार माथुर। तो इस पूरे काव्यांश में हमें बताया गया है कि शत्रु सिर्फ बाहर से ही आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हमने उनको भगा तो दिया है लेकिन अभी हमें सावधान रहना है क्योंकि वो अभी भी ताक में है। इन सभी के रहते भी समाज में भी कई तरह के शोषणों ने कहीं ना कहीं अपना जो है सिर उठा लिया है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए क्या है, काव्यांश में देश के पहरेदारों से क्या अपेक्षा की गई है। तो सावधान रहने के लिए किससे बोला गया, जो पहरेदार हैं अर्थात जो बॉर्डर्स पे हैं उनके लिए। तो उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है, देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की, देश के नवनिर्माण के लिए प्रयास करने की, देशवासियों की को समृद्ध करने की, या पराधीनता में हानि करने की। तो यहाँ 4 ऑप्शन में इसमें सबसे पहले जो सही आ रहा है वो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिया है नंबर 1 आपका सही है, 2 सही है और 3 सही है। क्योंकि पराधीनता में सहयोग उन्हें नहीं करना है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, हर तरीके से देश के डेवलपमेंट चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उन्हें उस पर ध्यान देना है। तो सुरक्षा के लिए तो यहाँ पर आपका जो वक्तव्य सही है वो पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा गलत था। प्रश्न संख्या 2 है, कवि पहुए कह रहा है, किसे बोल रहा है, पहरा देने वाले को, पहर में जागने वाले को, देश की जनता को, या देश की स्वतंत्रता की परवाह ना करने वालों को। तो यहाँ पर पहुरे किसे बोला जा रहा है, वो है आपका देश की जनता को, क्योंकि देश की जनता हमेशा सतर्क रहनी है। आपको देश के बाहर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, इन सभी पर निगाह रखनी है। तो इस तरीके से हम सभी क्या हैं, हम देश के पहरेदार हैं, हम सिर्फ उसके डेवलपमेंट और विकास के भागीदार नहीं हैं। देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये तो हमें देखना है, लेकिन कोई दूसरा उस पर बुरी निगाह ना डाले ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। द्वारा कवि को लगता है कि, अब इस पंक्ति के द्वारा वो अपनी किस आशंका को व्यक्त कर रहे हैं कि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। अब इसका तात्पर्य क्या है, छायाओं से हमें नहीं डरना चाहिए। दूसरा है, एक शत्रु तो चला गया किंतु कई और शत्रु जैसे पाकिस्तान पैदा हो गए हैं। यानी कि एक शत्रु कौन गया, ब्रिटिश गए, लेकिन दूसरे पाकिस्तान पैदा हो गया, क्योंकि वो हमारे देश के 2 बंटवारे करके गया था। छायाएं हमेशा डरती हैं, शत्रु की छाया अधिक डरा रही है। तो सही ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, सही ऑप्शन है आपका, एक शत्रु तो चला गया किंतु और शत्रु यानी पाकिस्तान पैदा हो गए हैं। चौथा प्रश्न है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि, अब इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है, हमारे सामने चुनौतियां हैं, हम खुशी तनिक भी ना मनाएं, हम अधिक खुशी ना मनाएं, हम खुशी मनाना नहीं रोकेंगे। तो इस पूरी पंक्ति के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि हमारे सामने अभी बहुत चुनौतियां, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब तक अंग्रेज हमारे देश को पूरी तरीके से लूट कर, नोच कर, घसोट कर, घायल करके और बहुत दयनीय स्थिति में छोड़ कर गए थे।
तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी शोषण से मृत्य है, क्योंकि शोषण 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, अच्छा खासा हमारा शोषण किया, इसीलिए शोषण से वो क्या हो गया, मृत हो चुका है, उसकी सारी जीवनी शक्ति समाप्त हो चुकी है, उसका सारा धन दौलत सब कुछ वो लोग लूट के जा चुके हैं। समाज कमजोर हमारा घर है, यानी कि अभी शोषण से ये समाज पूरी तरह मृत है, यानी कि यहाँ के लोग शोषित हैं और हमारा घर जो है वो भी मृत के समान कमजोर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ धन दौलत भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं। एक चुनौती तो हमने पार करी, अपने देश को आज़ाद कर लिया, लेकिन अभी आगे और बहुत सी चुनौतियां बाकी हैं। 5वां है प्रश्न, कथन और कारण पे आधारित है। कथन ए और कारण आर दोनों पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए क्या है, पहला कथन है हमारे पास, स्वतंत्र देश में दीपक के समान अचल रहकर हमें प्रकाशित करना है नागरिकों का प्रथम कर्तव्य। तो कथन तो सही है, ये कविता में दिया भी गया है। कारण देखते हैं, पराधीनता के समय हुआ देश का शोषण और अभाव को दूर करने के लिए देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। तो यहाँ कथन भी सही है और हमें कारण भी सही लग रहा है। तो इसकी जो सही ऑप्शन आप देख रहे हैं, कथन ए सही है, कारण आर इसकी कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 3 पे। तो अब प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 ये हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न है। कौन से आधारित प्रश्न है? व्याकरण आधारित। तो इन्हें हमें पहले अब अच्छे से देखना है। तो व्याकरण को ध्यान से देखिए, इससे हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप व्याकरण को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। प्रश्न संख्या 3 है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। अब हमारे सामने रचना के आधार वाक्य का जो व्याकरण का टॉपिक है उसके 5 प्रश्न रखे गए हैं और हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, और आपको इसके लिए मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब हमारे सामने एक वाक्य दिया है, पानी मुंह में भर आया और उसका घूंट गले में उतर गया। अब इस वाक्य को हमें करना क्या है, सरल वाक्य में। चलिए देखते हैं, मुंह में पानी भर आया, इसीलिए पानी का घूंट गले में उतर गया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक संयुक्त वाक्य है, तो सरल नहीं है। जब पानी मुंह में भर आया तब उसका घूंट गले में उतर गया, तो ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, जैसे ही मुंह में पानी भर आया वैसे ही उसका घूंट गले में उतर गया, तो ये भी एक मिश्र वाक्य ही है। नेक्स्ट है, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया, तो ये एक सरल वाक्य है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, जो साहसी होते हैं वे मुश्किलों से कभी नहीं घबराते। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। अब रेखांकित उपवाक्य क्या है आपका, जो साहसी होते हैं। अब साहसी होते हैं किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है वे मुश्किलों से कभी नहीं घबराते के। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, जाहिर सी बात है ये एक विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि किसी की विशेषता को इस वाक्य में व्यक्त किया जा रहा है। जो व्यक्ति मुश्किलों से नहीं घबराते वो ही साहसी होते, तो उन व्यक्तियों की ही विशेषताओं को यहाँ पर दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मिश्र वाक्य है। अब हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और मिश्र वाक्य खोजना है। हम खाना खा रहे हैं, ये तो एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है, तो ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, वह महात्मा है लेकिन अहंकारी है। वह महात्मा है, तो पहला वाक्य पूर्ण है, तो संयुक्त वाक्य हुआ। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो, सरल वाक्य, तो मिश्र वाक्य है नंबर 2। विकल्प है आपका का एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पिताजी थक कर सोए हैं, इसका मिश्र वाक्य बनेगा। अब पिताजी थक कर सोए हैं, इसका मिश्र वाक्य बनाना है। नीचे ऑप्शन दिया है, देखिए, पिताजी थकने पर सो गए, ये तो एक सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं, ये एक मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं, ये संयुक्त वाक्य है। पिताजी सोए हैं और थके हुए हैं, ये भी संयुक्त वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन सा बना, क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं, ये एक मिश्र वाक्य होगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब अगले वर्ष भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल हताश हो गया। इस वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। अब आप यहाँ पर पहला सेंटेंस देखेंगे, जब अगले वर्ष भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जब जैसा अव्यय लगा है तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि ये एक मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे पास वाच्य आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं और हमें सिर्फ 4 यहाँ पर प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। पहला प्रश्न है, रानी दौड़ती है, प्रस्तुत वाक्य को वाच्य में भाव वाच्य में बदलिए। तो रानी दौड़ती है एक कर्तवाच्य है, इसे भाव वाच्य में बदलना है। ऑप्शन दिया है रानी द्वारा दौड़ा गया, तो सिंपल ये आपका क्या हो गया? कर्मवाच्य। रानी से दौड़ा नहीं जाता, सेंटेंस ही गलत है क्योंकि नहीं जैसा शब्द इसमें नहीं है। रानी से दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य हमें लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बढ़ते हैं। रानी तेज दौड़ती है, सेंटेंस अपने आप में गलत है क्योंकि तेज जैसा शब्द ऊपर दिया ही नहीं गया है। तो सही ऑप्शन है रानी से दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य का सही उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 2 है वाच्य का, पतोहू ने आग दी, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। पतोहू ने आग दी, इसे हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। कैसे करेंगे? पतोहू आग देती है, पतोहू से आग दी जाती है, पतोहू द्वारा आग दी गई, या पतोहू द्वारा आग दी जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही वाक्य जो हैं कर्मवाच्य हैं, लेकिन इसमें भी अब हमें सटीक वाक्य निकालना है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर पतोहू ने आग दी, ये है ना, तो अब इसी से मिलता जुलता क्रिया जो है उसी से मिलता, तो यहाँ पर दी गई सही है, दी जाती है यानी कि प्रेजेंट में आ रहा। दी गई का मतलब हो गया वो पास्ट में थी, तो आप फर्क देखना। तो यहाँ पर सही होगा पतोहू द्वारा आग दी गई, ये बिल्कुल ही कर्मवाच्य का सही उदाहरण है। देखिए ऐसा एग्जाम में आएगा कि आपके सामने 2-2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो बिल्कुल भी नियर बाय सही होंगे। अब आपको जब ऐसे ऑप्शन आएंगे तो उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कि काल कौन सा चल रहा है या क्रिया में क्या चीज़ खासियत है, वही चीज़ आप नीचे खोजना। ठीक है, तब आपको सही मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 है, आपका काम कर दिया गया है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? ध्यान दीजिए, ये एक वाक्य ऐसा है जिसमें आप देख रहे हो कि कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता है, आपका काम कर दिया गया है, तो यानी कि जिसने काम किया वही इस सेंटेंस को बोल रहा है, तो कर्ता मिसिंग है, इसलिए कर्तवाच्य नहीं है। क्रिया पे आप अगर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि क्रिया जो है वो यहाँ पर कर्ता ना होने की वजह से कर्ता पे नहीं कर्म पे डिपेंडेंट है। लेकिन कर्मवाच्य के जो 2 चिन्ह होते हैं से और के द्वारा, वो यहाँ पर नहीं लगे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप सीधे सीधे कर्तवाच्य नहीं है, भाववाच्य भी नहीं है, तो बचा कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य ही है। कैसे है? क्योंकि इसमें काम को ही प्रेफरेंस दी गई है, काम के बारे में ही बताया गया है। कर्ता मिसिंग है, इसलिए हम इसे कर्तवाच्य के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। तो सही आपका ये क्या है? ये एक कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब हमारे सामने यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से देखना है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। अब तो उससे रोया नहीं जाता, माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, माँ से सोया नहीं जाता, माँ अब तो वह नहीं रोती। तो अब यहाँ पर आपको कर्मवाच्य ढूंढना है, तो कर्मवाच्य पे तो यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए क्या है, कर्मवाच्य से 2 उदाहरण सही आ रहे। पहले माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, दूसरा माँ से सोया नहीं जाता। ठीक है, ये 2 सही हैं, लेकिन इन 2 में भी अब आपको एक ही निकालना है। अब आप जाओ कर्मवाच्य, क्रिया पे आते हैं। नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है। तो कर्मवाच्य का सही उदाहरण कौन सा निकला? माँ द्वारा खाना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का वाक्य है। अब में हमारे सामने फिर से 4 उदाहरण रखे गए, इन 4 उदाहरणों में हमें भाववाच्य खोजना है।
चलिए देखते हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था। नेक्स्ट है, अखबारों में उनकी चर्चा की जा रही थी। मूर्ति द्वारा समझाया गया, मूर्तिकार द्वारा समझाया गया। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। तो अब यहाँ पर क्या है, सही बताइए। अब चलिए हम एक एक करके बताते हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था। जब आप क्रिया देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है, क्या बज रहा था, आपका शंख बज रहा था। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया क्योंकि यहां से कर्ता गायब है। नेक्स्ट है, अखबारों में उनकी चर्चा की जा रही थी। तो अब यहां पर की जा रही थी, इससे सीधे सीधे पता चल रहा है क्या की जा रही थी, चर्चा की जा रही थी। किसकी की जा रही थी, ये अखबारों में की जा रही थी। तो सीधे सीधे यहां पर आपको क्या मिला, ये एक कर्तवाच्य आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, मूर्तिकार द्वारा समझाया गया, ये तो कर्मवाच्य है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। तो यहाँ पर ये एकदम भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर जो छपी जो आया ये भाववाच्य से संबंधित आता है। तो सही है, रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 5 में। यहाँ क्या है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास आ रहा है हमारे व्याकरण का तीसरा टॉपिक, पद परिचय। इस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं और इन 4 प्रश्नों के लिए हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है, रेखांकित पद के लिए उचित पद परिचय होगा। तो ऑप्शन में बात जाओ, पहले आप देख लो कि गरीब क्या है। अब ये जो गरीब शब्द है ये क्या निकल कर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। गरीब जो है वो किससे कनेक्टेड है, मजदूर से कनेक्टेड है। मजदूर संज्ञा है और संज्ञा शब्द की विशेषता जो शब्द बताता है वो विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के अलावा जो भी ऑप्शन है उन्हें कट करके अलग कर दो, ठीक है। चलो अब हम कट करके उसे अलग कर देते हैं। संज्ञा संख्यावाचक पुल्लिंग, तो इसे हमने कट कर दिया क्योंकि ये तो एक विशेषण है। फिर आते हैं विशेषण, इनमें से कोई नहीं, विशेषण जातिवाचक। अब आ जाइए, विशेषण का जो भेद होता है वो जातिवाचक नहीं होता, तो ये भी अपने आप में कट हो गया। तो सही क्या हो गया, ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष्य है मजदूर। तो ये ऑप्शन एकदम ही सही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, तेज दौड़ती हुई बच्ची को उसने पकड़ लिया। रेखांकित पद है, क्या है, तेज दौड़ती हुई। तो तेज क्या है हमें बताइए, तेज किसके बारे में बता रहा है, वो दौड़ने की प्रक्रिया कैसे हो रही है ये बताया गया है। तो ये सीधे सीधे तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्या है ये, क्रिया विशेषण पद है। चिड़िया छत पर बैठी थी, बैठी थी, ठीक है। अब उसके नीचे अंडरलाइन है, अब वो क्या बैठी थी, क्या है, ये एक क्रिया है। क्या है ये, क्रिया। अब क्रिया की कौन सी है, सकर्मक या अकर्मक। क्या बैठी थी, कौन बैठी थी, तो ये मिल रहा है चिड़िया बैठी थी, लेकिन क्या बैठी थी आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया को कट कर दो। जहां पर आपके पास सकर्मक क्रिया का ऑप्शन दिया है उसे कट कर दो। 2 चीजें आई हमारे पास में। फिर चिड़िया एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, चल रहे हैं। चिड़िया बैठी थी, यानी कि ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारा गा का। देखते हैं सही आया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड आ रहा है वो है बढ़ रहा है। अब ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर इस पूरे वाक्य में हमारे पास कर्म नहीं दिया है, तो यानी कि ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया को आप कट कर दो। सकर्मक क्रिया हमने यहाँ कट कर दी। तो यहाँ पर फिर क्या आया, बढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, एक वचन एक वचन। फिर बढ़ रहा है, ये तो वर्तमान काल है, भूतकाल तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने भूतकाल को कट कर दिया, वर्तमान काल। बढ़ धातु करते वाच्य होगा, तो सही ऑप्शन हमें मिल गया है, ये देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मेरे पास परसों आना। रेखांकित पद का परिचय है। यहाँ पर रेखांकित पद है परसों। तो परसों किससे कनेक्टेड है, आने से कनेक्टेड है, आने के समय को बता रहा है, तो आने से कनेक्टेड है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण।
समय को बता रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो सही आपका निकल आया कालवाचक क्रिया विशेषण, आना क्रिया की विशेषता है, ये अपने आप में निकल कर आ गया एक ही बार में। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे पास में आ गया हमारा व्याकरण का आखिरी टॉपिक अलंकार। अलंकार पर आधारित अब हमको 5 प्रश्नों में से सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, जैसा पिछले भी हम कर रहे थे। तो इन 4 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। फूल हंसे कलियां मुस्काई, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल और कलियां क्या हैं? ये तो प्राकृतिक हैं और निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं होती। अब हंसना और मुस्कुराना किसके द्वारा होता है? मानवों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ जड़ यानी कि निर्जीव का जो जीवित हैं, सजीव, उनके लक्षणों के साथ उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? मानवीयकरण अलंकार। तो सही ऑप्शन है मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति ऐसी है जो आपको थोड़ा सा उलझाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ अलंकार में 2-2 अलंकार हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं उषा सुनहरे तीर बरसाती, तो इस पंक्ति में अलंकार है आपका मानवीय करण अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है? मानवीय करण अलंकार। जबकि जय लक्ष्मी सी उदत हुई में है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, अब जब एक पंक्ति में 2-2 अलंकार हैं और दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद हैं, मानवीय करण और उपमा, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहला सवाल कि मैम किसको हम बताएं, तो इसमें सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पे आपके पास मानवीय करण अलंकार और नंबर 2 पे उपमा अलंकार आया, क्योंकि पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति यहाँ पर थी। ठीक है, ये 2 पंक्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी कंडीशन आए तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको जो पंक्ति दी गई है वही वाला अलंकार लगाना। कभी कभी क्या होता है कि वो ऑलरेडी आपको अंडरलाइन करके देंगे, तो आपको सिर्फ उसी पंक्ति का अलंकार बताना होगा। और सपोज अगर वो नहीं भी देते हैं तो जो पहली पंक्ति है उसमें जो अलंकार है आप उसी को टिक कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीय करण अलंकार, तो हम उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। खड़ खड़ कर ताल बजा रही विशुद्ध हवा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए देखिए क्या है। खड़ खड़ कर ताल बजा रही, यानी कि खड़ खड़ खड़खड़ ऐसे करके, जो करताल मतलब हाथों से ताली बजाना, बजा रही है विशुद्ध हवा, यानी हवा जो बिल्कुल भी जो है वो विशुद्ध हवा है। ठीक है, अब हवा क्या है आप बताओ? हवा है आपकी प्राकृतिक, और वो ताली बजा रही। ताली बजाने का काम कौन करता है? मानव करते हैं। यहाँ पंक्तियों में फिर से 2 अलंकार हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि हवा जो कि निर्जीव है वो मानव का कर्म कर रही है, इसलिए इसे यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार कहा गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरा अलंकार। यहाँ पर खड़खड़ जो है ये शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। क्या है? अरहर सनई की सोने की कंकड़ियां हैं शोभा वाली। ठीक है, अब यहां पर बताइए, चलिए देखते हैं क्या दिया है। अरहर सनई, अरहर सनई क्या होता है? अनाज होता है। ठीक है, दाल है, दाल और अनाज होता है। कि सोने की कंकड़ियां हैं शोभा वाली। अब उसके दानों को कैसा बताया गया है? दानों को कैसा बनाया गया है?
सोने की तरह। अब सोना धारण कौन करके, सोना कौन धारण करके शोभा वाली अर्थात सुंदर लगता है? वो नारियां जो हैं वो सोने को धारण करके सुंदर लगती है। लेकिन यहाँ तो सनई और अरहर को बता दिया गया है कि वो सोने की कंकड़ियां धार कर जो है सुंदर लग रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का मानवीयकरण, इन्हें दोनों को युवतियों की तरह सुंदर होते हुए दिखा दिया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण का। अच्छा, अरहर और सनई के जो दाने होते हैं वो पीले पीले होते हैं, तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो है सोना धारण किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चीज बोली। अब चूंकि यहाँ पर ये स्त्रियों की तरह तैयार होते व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर होगा मानवीयकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें मानवीयकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार होगा। तो यहाँ पर अब अलंकार आधारित भी हमारे प्रश्न खत्म हो गए, यानी कि हमने आपतित बोध पर आधारित 2 प्रश्न किए, फिर उसके बाद व्याकरण आधारित 4 प्रश्नों को किया। तो 2 और 4 मिलाकर 6 प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे पास कितने, 7, 8, 9, 10 खंड का के आके हमारे पास 4 प्रश्न बचे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 और 8 वो है हमारे कौन सी, क्षितिज बुक के गद्य खंड से, और 9 और 10 है क्षितिज बुक के काव्य खंड से। चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे सामने जो अनुच्छेद आया है ये क्षितिज बुक के गद्य खंड के अध्यायों में से है। अब इस क्वेश्चन को पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्न को हमें करना है। लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और मूर्ति की अच्छी लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोश और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में यह स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को एक काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। तो ये कहां से लिया गया है? नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नगर पालिका का बोर्ड किसकी मूर्ति बनवाना चाहता था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है? नंबर 4, उनकी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति बनवाना चाहता था। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, खा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कथन और कारण आधारित। कथन पढ़ते हैं, मूर्ति अच्छे से एवं सही तरीके से क्यों नहीं बन पाई? मूर्ति तो सही बनी थी, सिर्फ चश्मा ही तो नहीं लगा था। अब कारण है, क्योंकि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी, मूर्ति की अच्छी लागत, उपलब्ध बजट की सही जानकारी नहीं होने के कारण। तो कारण क्या दिया, कथन दिया मूर्ति अच्छे से एवं सही तरीके से नहीं बन पाई। तो देखिए मूर्ति अच्छे से बनी थी, सब कुछ सही तरीके से था, सिर्फ चश्मा नहीं लगा था, एक ये चीज रीजन था, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। तो हम क्या लगाएंगे, कथन ए आपका गलत है किंतु कारण आर सही है, ये आपका नंबर 1 पर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, बोर्ड के सामने क्या क्या समस्याएं आई, यानी कि नगर पालिका बोर्ड के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही थी। बोर्ड के पास धन नहीं था, बोर्ड के सदस्य बहुत कम थे, बोर्ड पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, या बोर्ड के पास बजट कम था तथा अच्छा मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। तो उनको मूर्ति बनाने में किस किस की समस्या आई? उनके पास एक तो बजट कम था और दूसरा अच्छे मूर्तिकार की जानकारी उनको थी नहीं, इसीलिए तो भाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को सौंप दी गई मूर्ति की आप बनाओ। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? सभी विकल्प सही हैं, मोतीलाल, मास्टर दीनानाथ या हीरालाल। तो किसको ये काम सौंपा गया था? ये मोतीलाल जी को सौंपा गया था, जो कि स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। नंबर 5 है, मास्टर ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? अब वो जो मास्टर थे उन्होंने नगर पालिका के बोर्ड को किस चीज का विश्वास दिलाया था? इनमें से कोई नहीं।
कि बहुत सुंदर मूर्ति बनाएंगे, बहुत जल्द कार्य पूरा होगा, 1 महीने में निर्माण पूरा करेंगे। तो क्या वादा किया था उन्होंने? 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? घ। यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म। अब गद्य खंड में ही यानी कि कृतिका क्षितिज बुक के गद्य खंड से ही हमारे सामने रखे जा रहे हैं 2 प्रश्न। ठीक है, उन दोनों प्रश्न को करना है। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए 2 मिलेंगे। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सिर्फ 2 हैं। ठीक है, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? चैप्टर है एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह में भी मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहा करते थे? भटियार खाना पूजनीय स्थल, मनोरंजन का स्थान या स्त्रियों का प्रिय स्थल। तो उसको क्या बोलते थे? भटियार खाना। तो सही ऑप्शन है आपका भटियार खाना। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब के हाव भाव को देखकर क्या सोच रहे थे? अब लेखक नवाब के हाव भाव को देखकर उनके दिमाग में क्या चल रहा था? काश मैं भी नवाब होता तथा नवाब धनी होने का दिखावा कर रहा है। दोनों, नवाब धनी होने का दिखावा कर रहा है, नवाब अत्यंत गंदा है, काश मैं भी नवाब होता। तो वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कि नवाब जो हैं वो धनी होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं जो अभिवादन करते हैं, वो कार्य उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको ये चीज़ मालूम पड़ी कि यहाँ पर वो अपने धनी होने का दिखावा कर रहे हैं। अब आ गई प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में हमारी क्षितिज बुक के ही काव्य खंड के जितने अध्याय हैं, यानी कि 6 अध्यायों में से कोई एक काव्यांश यहाँ रखा जाएगा, किसी भी एक चैप्टर का। ठीक है, अब उसे हमें पढ़ना है, देखना है अच्छे से, और फिर उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 5 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। लखन कहाँ हर सिंह में जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का छति लागू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूटत रघुपति ना दोसु, मुनि बिनुज काज करे कत रोसु, बोले चिते परसु के ओरा, रेसट सुनेहु सुभाऊ न मोरा, बालको बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ ना जना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेंद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? लखन जो हैं वो हंसते हुए यानी कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने हमें नहीं जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए, हे देव ब्राह्मण देव, हमारे लिए सारे धनुष एक समान हैं। का छति लघु जून धनु तोरे, यानी कि आपको क्या इससे हानि हो रही है? ये तो पुराना धनुष था, इसके टूटने से आपको किस चीज़ की हानि हो रही है? देखा राम नयन के भोरे। ये सब बोलते बोलते लक्ष्मण क्या है, वो राम जी की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, क्या यानी कि राम जी ने इसे जैसे ही छुआ ये टूट गया, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कत रोषु, आप मुनि जी आप बिना किसी कारण के इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चित परसु के ओरा, रेसठ सुनेहु सुबाहु न मोरा। अब इतना होने के बाद लखन जी के बाद परशुराम जी बोलते हैं कि तुम अपने परशु की तरफ देखते हुए, उनके हाथ में जो परशु फरसा था उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, रेसठ सुनेहु सुबाहु न मेरा, हे बालक क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कभी सुना नहीं है? बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा ही मोही। तो क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूं और तुम मुझे सिर्फ मुनि जानकर यानी ऋषि मुनि जानकर तुम मेरे साथ इतना हट कर रहे हो, इतना व्यंग कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं क्या हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, पूरा विश्व ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दोषी हूं, अर्थात उनका शत्रु हूं। भुजबिल भूमि भूप बिनु कीना, मैंने अपने बाहु के बल पे कई बार इस धरती को बिना क्षत्रियों के कर दिया, सारे राजाओं को मैंने मार दिया था। विपुल बार मही देव दीना, और इस पूरी धरती को चलाने के लिए मैंने ब्राह्मणों को दे दिया था।
सहस्त्र बाहु भुज छिंद निहारा, सहस्त्र बाहु जैसे शत्रुओं के जिसके 1000 बाहें थी, मैंने उसके एक एक भुजा को काटकर उसका वध कर दिया। परशु विलेव की महिप कुमारा, इस परशु के बल पर कुमार मैंने ये सारे कार्य किए। तो ये पूरा जो है आपके सामने काव्यांश रहा। अब इस काव्यांश पर आपके सामने 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया था? कौन से शब्द में धमका रहा था? उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। वे केवल साधारण मुनि नहीं हैं, वे महान योद्धा भी हैं। सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ ये सब कुछ कहकर परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को धमकाया है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, ये कथन किसने कहा है और किससे कहा है? ये कथन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा है। तो सही क्या है, लक्ष्मण में परशुराम से। तो सही क्या है आपका खा वाला ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, ये अंश तुलसी के किस ग्रंथ से उद्धत है? यानी ये अंश, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये तो हमें पता है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, मगर ये तुलसीदास जी द्वारा रचित किस ग्रंथ से लिया गया है? कवितावली, रामचरितमानस, राम नरघु या गीतावली? तो किससे लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। चौथा है, परशुराम की किन्हीं 2 चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, अब यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो हमें परशुराम जी की जो सही विशेषताएं हैं उन पर टिक करना है। वे अत्यंत दयालु और शत्रुओं के विनाशक थे, बिल्कुल नहीं, वो दयालु तो थे ही नहीं। वे अत्यंत शांत और क्षत्रियों के रक्षक थे, ये भी गलत है। वे अत्यंत विनम्र और क्षत्रियों के सहायक थे, ये भी गलत है। वे अत्यंत क्रोधी और क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे, ये सही है। तो नंबर आपका 4th यानी कि घा जो है वो सही होता है। नेक्स्ट आ गए नंबर 5th, काव्यांश में नयन के भोरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नयन के भोरे परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए या श्री राम के लिए? तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? अभी मैंने पूरा काव्यांश आपको पढ़ के बताया, तो ये इस्तेमाल हुआ है श्री राम जी के लिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 में। ये हमारे खंड आ का जो है वो आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न में हमारे जितने भी पद्य खंड के अध्याय हैं, जो 6 अध्याय पद्य खंड के दिए गए हैं, उन 6 अध्यायों में से हमारे सामने सिर्फ 2 प्रश्न रखे गए और दोनों प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। क्या है? पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संसार के लोग किससे पीड़ित थे? अब ये कहाँ से लिया गया है? ये उत्साह कविता से लिया गया है। अकाल, प्यास, भूख या निदाद? तो किस चीज से पीड़ित है? वो है आपके निदाद, अर्थात अत्यंत गर्मी से। निदाद का मतलब क्या है? अत्यंत गर्मी से। तभी तो बादलों का आह्वान किया जा रहा है, आइए, है ना। दूसरा प्रश्न है, संगतकार कविता के अनुसार सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर दिया कि वो सरगम को लांघ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सभी कथन सत्य हैं। संगीत को छोड़कर किसी अन्य ओर ध्यान देना, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल टानों में खो जाना, या संगीत की गहराइयों में उतर जाना। तो यहाँ सरगम को लांघने से कवि का तात्पर्य है मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल टानों में खो जाना। अब क्या है ना, वो जब तार सप्तक लगाते हैं जहाँ पर बहुत ही उच्च सुर में सरगमों को गाया जाता है, तो वो जो मूल स्वर थे उससे हमारे जो मुख्य गायक हैं वो भटक जाते हैं। तो उस मुख्य गायक को उस मूल स्वर तक वापस लाने के लिए, यानी कि स्थाई पर वापस लाने का कार्य करता है संगतकार। अब आ गए हम खंड ख पे। ठीक है, खंड खा में हमारे पास क्या चल रहा है? वर्णात्मक प्रश्न। अब यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक हमारे वर्णात्मक प्रश्न हैं। इन वर्णात्मक प्रश्नों में क्या क्या आएगा? हमारी क्षितिज बुक के काव्य और गद्य खंड से प्रश्न आएंगे, हमारी कृतिका बुक से आएंगे, और हमारे पास लेखन कार्य आएंगे, जिसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, आपका स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनको करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो क्षितिज बुक है उसके गद्य खंड अध्याय से हमारे सामने आ रहे हैं 4 प्रश्न। हमें करने हैं 3 प्रश्न। कितना? 25 से 30 शब्दों में। और कितने नंबर का है एक प्रश्न? एक प्रश्न है आपका 2 नंबर का। जब 3 प्रश्न करेंगे तो वो हो जाएंगे 6 नंबर के। ठीक है, समझ गए? बढ़े आगे। पहला प्रश्न है, क्योंकि 4 प्रश्न हैं यहाँ पर, तो चारों ही हम प्रश्न आपको कराएंगे। पहला है, लेखक ने बिस्मिल्लाह खां को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, उनको सच्चा इंसान मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म को उतनी ही आस्था रखते थे, उतना ही सम्मान देते थे, और साथ ही साथ वो खुद अपनी कला के लिए भी बहुत सच्चे थे कि इतना, मतलब करीबन 80 साल उन्होंने शहनाई वादन किया, लेकिन उस 80 साल में उन्होंने हर 5 वक्त की नमाज में ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ सच्चे सुर ही मांगे। तो यहाँ पर बताया गया कि इतना भारत रत्न प्राप्त कर लेने के बाद, विश्व प्रसिद्ध हो जाने के बाद भी उनके अंदर अहंकार लेश मात्र का नहीं था। तो इसीलिए उन्हें सही अर्थों में सच्चा इंसान कहा जाएगा। क्योंकि जहां आज के समय में हम लोग संप्रदाय के नाम पर इतना लड़ते हैं, उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी दोनों संप्रदायों को बराबर सम्मान और इज्जत दी है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान कहा है। इसके कई कारण रहे हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द व मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे अपना जीवन सीधे साधे ढंग से व्यतीत करते थे। उन्होंने दोनों धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। वे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। उनकी बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में भी आस्था थी। मुहर्रम पर वे नौहा बजाते थे तो संकट मोचन मंदिर पर संगीत आयोजन में भाग भी लेते थे। उनकी 14 वर्ष की आयु होते ही अपने बड़ों द्वारा दादा, पिता, नाना, मामा से बालाजी के मंदिर में पारंपरिक रूप से होने वाले शहनाई के रियाज की शिक्षा शुरू करी थी। तो यहाँ पर वो खुद एक मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने हुनर की शुरुआत करी कहाँ से? बालाजी मंदिर से। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ हम ये कहेंगे बिस्मिल्लाह खां ही नहीं, उनका पूरा ख़ानदान, जो उनके पूर्वज रहे, वो इसी सौहार्द में ही पले बड़े थे, जो खुद बिस्मिल्लाह खां जी के अंदर आई। तो सही अर्थों में हम उनको इसी कारण से एक सच्चा इंसान कह सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है। इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है छात्र स्वयं करें। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या है। स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है, यानी कि भौतिक जो ज़रूरतें होती हैं वो सिर्फ आविष्कारों का कारण नहीं होती हैं। ठीक है, हम लोग ये कहें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो इस बारे में सोचा जाए और फिर आविष्कार हो। ये आप अगर पास्ट में जाएंगे तो ऐसे बहुत से मौके, बहुत सी चीज़ें हैं जो बिना किसी ज़रूरत के पनपी हैं। ठीक है, जिनमें आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो कहते हैं न्यूटन तो एक सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, ऊपर से एक सेब गिरा और तब उन्हें पता चला कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो हर एक वस्तु को नीचे खींचती है। इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने इसका आविष्कार किया, यानी कि इस सिद्धांत के बारे में पता लगाया। अब उसके बाद आ जाइए जो है महात्मा बुद्ध के लिए। जब वो सिद्धार्थ थे, उनके पास सारी सुख थे, सारी संपत्ति थी, परिवार था, सब कुछ था, बच्चे, बीबी, माता पिता, राजमहल, राजपाट, सब कुछ, हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तब भी उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि मनुष्य अपने शरीर के कष्टों से किस तरीके से निजात पा सकता है। तो ये चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि जितने भी आविष्कार हैं उनका आधार हमारी भौतिक ज़रूरतें नहीं होती है। तो इसी तरीके से आप पूरा इसका पैरा बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। अब आते हैं तीसरा, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो जो ये पाठ है ये आत्मकथ्य कह लीजिए, आत्मकथ्य शैली में लिखा गया है, लेकिन एक संस्मरण विधा में है। सिंपल है कि इस पूरी कथा में हमने मनु जी के व्यक्तित्व को निखरते और संवरते देखा। एक स्टेज ऐसा आई कि जब वो पूरी तरीके से स्वाधीनता संग्राम में लिप्त थी, जिसके कारण उनके कॉलेज की 3rd ईयर की जो क्लासेस हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। 1942 से 47 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था।
स्कूल कॉलेजों का माहौल परिवर्तित हो रहा था। ऐसे में देश की पुकार सुनकर लेखिका मनु भंडारी ने भी इस आंदोलन में अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे किए और जुलूस निकाले। इस आंदोलन में उन्होंने न केवल अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया, बल्कि युवाओं को भी प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। प्रश्न संख्या 4 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? सबसे बड़ी बात थी कि इतनी एज हो जाने के बाद भी जो उनका नियम था वो हमेशा चालू था। सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, 2 मील नदी तक चल के जाना, स्नान करना, लौट कर आना, भजन करना। तो ये जो इनकी दिनचर्या थी, कहते हैं ना कि ठंड के समय में हम लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, लेकिन बाल गोविंद भगत में कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, उनका अपना नियम था। सुबह जल्दी उठना, जाना, स्नान करना, आना। तो ये हमेशा उनकी उम्र को देखते हुए कभी कभी अचरज होता था कि कैसे वो इस पूरे नियमों को पालन कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे। किसी भी मौसम का कोई भी असर उन्हें रोक नहीं पाता। कहते हैं गर्मी में चलो चले भी जाओ सुबह जल्दी उठ के, ठंड में जाना बहुत मुश्किल होता है, बारिश हो तो मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी मौसम हो उनके ऊपर कोई असर नहीं। दोनों समय ईश्वर के गीत गाना, ईश्वर की साधना में लगे होते हुए भी गृहस्थी के कार्यों से वे कभी भी विरक्त नहीं हुए। प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाना और संत समागम में भाग लेना उन्होंने अंत समय तक नहीं छोड़ा। यानी कि वो कंडीशन जब वो बीमार पड़े तब भी उन्होंने इस चीज़ के नियम को नहीं तोड़ा था। तो यही उनके नियम को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर लोगों के अंदर अचरज था। प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पर क्या है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारी क्षितिज बुक का ही जो काव्य खंड है, ठीक है, काव्य खंड में से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे गए हैं। 4 में से सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 2 मार्क्स। तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है ना। तो अब इनको हमें ध्यान से करना है। मैं आपको चारों प्रश्न करा रही हूँ। सैंपल पेपर होता ही आपके लिए रिवीजन के लिए, तो ये मत सोचो कि हमको सिर्फ 3 करने हैं तो हम 3 ही पढ़ेंगे। आप चारों पढ़ो, हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हमें तो सारे पढ़ने हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब तक श्री कृष्ण व्रज में थे वो गोपियों के सानिध्य में थे, सब कुछ था कि ये वादों को निभाते थे, साथ थे, प्यार था, विनम्रता था, सब कुछ था। लेकिन जब वो मथुरा चले गए तो मथुरा जाते समय वो गोपियों से वादा करके गए कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। तो लौट कर नहीं आए तो कम से कम उन्हें प्रेम का संदेश भेजना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने भेज दिया योग का संदेश। तो मतलब राजनीतिवश जो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हर रिश्ते के अंदर हम कोई ना कोई फायदा नुकसान देखकर कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के इस बिहेवियर को उन्होंने राजनीति से कनेक्ट कर लिया कि वो पहले तो चतुर थे, लेकिन मथुरा जाकर उन्होंने अब राजनीति के जो ग्रंथ पढ़ लिए, अब वो उनके व्यवहार में भी झलकने लगा है। हरि अब राजनीति पढ़ी आए से यही स्पष्ट होता है कि राजनीति छल प्रपंच के पर्याय के रूप में जानी जाती है। राजनीति में धर्म, कर्तव्य, विश्वास, अपनत्व, सुविचार आदि का कोई महत्व और स्थान नहीं है। राजनीति को धर्म का पालन करने के लिए गोपियों द्वारा याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज की कलुषित राजनीति में ऐसा ही चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि छल प्रपंच के बिना राजनीति कैसी है। वास्तव में समकालीन राजनीति छल एवं चतुराई से भरी है। या सब यहाँ पर एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं, हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना, अवसरवादिता, अन्याय, कमजोरों को सताना, अधिकाधिक धन कमाना आदि की आज की राजनीति का अंग है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हरि राजनीति पढ़ी आए, क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज था, और इसी चेंज को हम आज की राजनीति में बहुत ही प्रबल रूप में देखते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ में स्वार्थ है।
छल है, इधर से उधर चीज़ों को घुमाना है, अपने फ़ायदे के लिए मोड़ना है, अपने फ़ायदे के हिसाब से हर कार्य करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बात गोपियों ने बोली थी वो आज की राजनीति में हमें पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब है भाव स्पष्ट करना है, क्या है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये किस कविता का अंश है? ये कविता है संगतकार, जिसे लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। ये कविता हमने पढ़ी है और इसका कविता इतने अंश का भाव है कि संगतकार जो है वो अपनी आवाज़ को किसी भी हाल में मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं जाने देता और उस आवाज़ को नीचा रखने के लिए उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है। ये हिचक उसकी विफलता नहीं है कि वो अच्छा नहीं गा सकता, ये उसकी मनुष्यता है, क्योंकि ये महफिल उस मुख्य गायक के लिए लगी है ना। प्रस्तुत कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से ली गई है, जिसमें कवि यह बताने का सफल प्रयास कर रहा है कि गायन के दौरान मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कवि के अनुसार संगतकार की आवाज में संकोच स्पष्ट सुनाई देता है, परंतु यह उसकी अयोग्यता ना होकर अपने मुख्य गायक के प्रति उसका श्रद्धा भाव है। तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी जो है अपनी सफलता नहीं चाहता, वो उनका साथ देने के लिए है। तो ये उसकी मनुष्यता यानी कि उसका अपनत्व का भाव निकल कर आता है। इसी श्रद्धा भाव के कारण वह सतर्क रहता है कि उसकी आवाज मनुष्य गायक के मुख्य गायक के ऊपर न चली जाए, जिससे मुख्य गायक की पहचान और उसका अस्तित्व कम हो जाए। मुख्य गायक के मन सम्मान की रक्षा करने में ही वह अपना बड़प्पन समझता है। वह कितना भी उत्तम गायक हो परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। कवि ने संगतकार के ऐसे संकोच को उसकी विफलता न बताकर उसे मानवीय गुणों से संपन्न बताया है। तो ये उसकी विफलता नहीं, क्या है, मानवीय गुण। एक मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य की जो हम हेल्प करते हैं वो परोपकार यानी कि मनुष्यता के अंतर्गत आती है। यहाँ पर संगतकार वही कार्य कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़कर पता लगाइए कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये हमने जो कविता पढ़ी है ना, आत्मकथ्य, ठीक है, आत्मकथ्य पे आधारित उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इसके उन्होंने कई कारण बताए। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को बयां किया जा सके। उनका जीवन जो है वो खुशियों से खाली है। तो जब कोई इस आत्मकथा को पढ़ेगा तो हंसेगा। उनके जीवन में बहुत सारे लोगों ने उनके साथ दगा किया है, धोखा किया है। अगर वो ये लिखते हैं तो जो लोग पढ़ेंगे वो इनकी कमज़ोरियों के बारे में जान जाएंगे। उनके जीवन में उनकी एक प्रेयसी रही, उनके साथ उनके बहुत अंतरंग पल रहे जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और वो ही उनकी यादें ही उनके जीवन का अब एकमात्र सहारा है। तो कई रीज़न उन्होंने बताए कि वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। अब आपको बताना है क्यों वो लोग आत्मकथा इसलिए नहीं लिखते, क्योंकि हमारे निजी पल जो हैं वो सार्वजनिक हो जाते हैं और अगर हम उन पलों को नहीं लिखें, छिपा लें, तो ये लेखन के साथ जो है वो बेईमानी होगी। क्योंकि आत्मकथा का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ हुआ उसे आप लिखिए। तो यही आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है, कौन सी, सत्य के प्रयोग, इसको हमें पढ़ना है और इसकी विशेषताओं को बताना है। तो अब उसके लिए हमें उनकी आत्मकथा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर जितना हम गांधी जी को जानते हैं, जितना हम अभी तक समझ पाए हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो उनकी इस आत्मकथा की ये विशेषताएं रही कि हमने ये देखा कि उन्होंने जिन सिद्धांतों को लागू किया, जिनमें है सत्य और अहिंसा, तो उन्हें सिर्फ लागू करने तक नहीं रखा, उन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, खुद तो उसे फॉलो किया और साथ ही साथ और सभी लोगों को फॉलो करना भी सिखाया। और उनके सिद्धांतों को इतना पसंद किया गया कि यहाँ पर लोगों के हुजूम ने उन सिद्धांतों का पालन किया। आप पीछे चले जाइए, स्वतंत्रता की लड़ाई, जब स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था तो उस समय क्या था
कि बहुत सारे लोग सत्य और अहिंसा, अंग्रेज मारते रहते थे, वो मार खाते रहते थे। एक पाली ने मार खाया, हट गई, दूसरी पाली आई, मतलब मारने वाला थक जाएगा लेकिन मार खाने वाला नहीं थकता था। तो ये सत्य और अहिंसा के सिद्धांत गांधी जी के द्वारा ही जो बताए गए थे उनको लोगों ने फॉलो किया था। चौथा प्रश्न है, धूल दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से ली गई उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त बिंब को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा बिंब उभरता है? तो धूल दूसर तुम्हारे गात, यानी कि हम दृश्य देख रहे हैं, दृश्य बिंब में आ रहा है ये। तालाब को छोड़कर कमल मेरे घर में खिल रहा है, तो ये भी एक दृश्य बिंब में ही आया। तो देखिए क्या है, कवि का मानना है कि बच्चे की प्रिय मुस्कान व मृतक व्यक्तियों की आत्मा में जीवंतता भर सकती है। उसके कोमल शरीर पर छिपी हुई धूल की वजह से ऐसा लगता है मानो कीचड़ के कमल का फूल खिल रहा है। कवि शिशु के से संवाद करते हुए कहता है कि वे शिशु ऐसे कमल के समान हैं जो तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल रहे हैं। तो शिशु जो है वो मिट्टी से सना हुआ है, तो उसको देख के लगता है कि जो है एक कमल का फूल खिला है और तालाब छोड़कर वो उनके घर में ही खिल गया है। तो ये बच्चे की जो चंचलता है, उसकी सुंदरता है, उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने दृश्य बिंब के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहा है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर है, पूरक पाठ्य पुस्तिका के आधार के पाठों के पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न आए हैं वो है हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से। इसमें कृतिका में 3 पाठ हैं, इन तीनों पाठ में से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे जा रहे हैं और हमें करने कितने हैं? सिर्फ 2 प्रश्न। कितने शब्दों में? 50 से 60 शब्दों। हमेशा ध्यान रखिए, कृतिका से आने वाले जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 50 से 60 शब्दों के ही रहते हैं। अब आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, तो एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स। जब आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा जाने पर लेखक को क्या प्रत्यक्ष अनुभव हुआ? भाई, हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया तो ये बात हमारे लेखक को पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना असर उन पर नहीं हुआ। लेकिन जब वो खुद हिरोशिमा गए और उन्होंने अणुबम से प्रभावित लोगों को जिस तरीके से तड़पते देखा, उसका असर हमारे लेखक पर बहुत हुआ और तब जाकर उन्होंने जब वापस ये आए तो उन्होंने उस पर एक कविता भी लिखी। तो देखिए क्या है, लेखक अब तक तो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हिरोशिमा में हुए अणुबम विस्फोट का अनुमान लगा रहा था, अखबारों में भी उसके प्रभाव को पढ़ रहा था, किंतु जब वह हिरोशिमा गया तो उसने विश्व युद्ध के समय अणुबम द्वारा मचाई गई तबाही का दृश्य देखा। उसने अस्पतालों में पड़े उन आहत लोगों को देखा जो रेडियम से आहत कष्ट भोग रहे थे। इस तरह लेखक को हिरोशिमा पर हुए अणु बम के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मतलब पहले तो उन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखकर वाकई उस चीज़ को महसूस किया। कहते हैं ना, जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं है तो हमें सही से अनुभव नहीं होता। वही चीज़ हमारे लेखक के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस जगह की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो स्विट्जरलैंड कहाँ था? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया था? वो कटाव को कहा गया था। क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्राकृतिक सुंदरता में था, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का अभी व्यवसाय, एक पर्यटन व्यवसाय जिसे कहते हैं, वो शुरू नहीं हुआ था। इसलिए वो अपनी नैसर्गिक सुंदरता को बनाए हुआ था और वहाँ पर बर्फ भी बहुत ही अच्छे से हमारी लेखिका को मिली थी। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणि, जिसे स्विट्जरलैंड घूमा था, ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था, मानो पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया हो। कहीं पाउडर बचा रह गया था और कहीं ऐसा लग रहा था मानो पाउडर खिली हुई धूप में बह गया हो। थोड़ा आगे बर्फ से पूरी तरह ढके हुए पहाड़ थे, जिसे देखकर लग रहा था कि साबुन के झाग सब तरफ गिरे हुए हों। सभी सैलानी बर्फ में कूदकर आनंद विभोर हो रहे थे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ थे जो एक हुए से लग रहे थे। लेखिका के पांव झनकार कर रहे थे, क्योंकि ठंडा होता है ना, तो एक झुनझुनी सी पैर में, तो उसको झनकार कहते हो रही थी। उनका मन वृंदावन हो रहा था।
उनकी इच्छा हो रही थी कि बर्फ पर लेटकर वह इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देख ले। संपूर्णता के इन क्षणों में लेखिका सोचने लगी कि ऐसे ही मन को विभोर करने वाली दिव्यता के बीच ही शायद हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो वो जब कटाव पहुंची और इतना बर्फ देखकर वो पूरी तरीके से उस सुंदरता में खो गई थी। तो ये उसकी हमने पूरी सुंदरता भी बयां करी। प्रश्न संख्या 3 है, माता के अंचल पाठ में लड़कों की मंडली जुटकर विवाह की क्या क्या तैयारियां करती थी। अब वो जो विवाह वाला खेल खेला जाता था, चूहेदानी को पालकी बनाया जाता था, कपड़ा डाला जाता था, वो पूरा खेल आपको यहाँ पर बताना है। माता का आंचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी। वे कनस्तर को तंबूरा बनाकर बजाते, अमोले को घिसकर उससे बड़े मजे से शहनाई बजाते, टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर उसे कपड़े से ढक देते। कुछ बच्चे समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और बारात चबूतरे के चारों ओर घूमकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हड़ का कलसा रखा था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल पर्दा डाल दिया जाता और दुल्हन को उस पर चढ़ा दिया जाता। बाबूजी दुल्हन का मुंह देखते तो सब बच्चे हंस पड़ते थे। मतलब खेल के अंत में क्या है, बाबूजी आ जाते थे और कहते हम सबसे पहले दुल्हन का मुंह देखेंगे, तो चूहेदानी से कपड़ा हटा दिया जाता और ये जहां होता सब बच्चे हंसते हुए सारा खेल छोड़कर भाग जाया करते थे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। यहाँ क्या दिया है, विज्ञान के आधुनिक चमत्कार विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, अब हमारे पास में है क्या चीज, वो है आपके अनुच्छेद। यहाँ से लेखन शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, तो 4 प्रश्न जो है ये आपके लेखन कार्य के हैं। प्रश्न संख्या 14 में हमारे पास में आ रहा है 3 अनुच्छेद। 3 अनुच्छेद के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। 3 में से सिर्फ आपको 1 करना है, ठीक है। जो भी आप 1 करोगे वो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। अब चूंकि हम तो रिवीजन कर रहे हैं तो हम तीनों ही करेंगे और आप भी तीनों ही करेंगे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब आपको सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि रिवीजन करते समय हमें जितनी चीजें मिल जाए हमें पढ़ना चाहिए। देखिए क्या है, अब टॉपिक है पहला हमारे पास, विज्ञान के आधुनिक चमत्कार। संकेत बिंदु हैं मानव जीवन और विज्ञान, आधुनिक आविष्कार, लाभ हानि। तो इस पे हमें अनुच्छेद लिखना है। विशिष्ट रीति से जो ज्ञान पाया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में ने विज्ञान द्वारा संसार का ढांचा ही बदल दिया है। सभी राष्ट्र औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर हैं। उनके इस विकासशील रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज का युग यंत्र का युग है, यानी कि मशीनों का युग है। जिधर देखो गगनचुंबी चिमनियां हैं, बड़े बड़े कल कारखाने पृथ्वी को सुशोभित कर राष्ट्र की समृद्धि का गुणगान कर रहे हैं। विज्ञान के चमत्कार आश्चर्यजनक हैं। यातायात, संचार के नए नए साधन, बड़े बड़े कल कारखानों में नाना वस्तुओं के मशीनों से निर्माण, कृषि के क्षेत्र में क्रांति, मानव स्वास्थ्य और आयु वृद्धि के उपायों की खोज, फोटोग्राफी, सिनेमा आदि के द्वारा कला और मनोरंजन के साधनों का विकास, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, अंतरिक्ष में मानव यात्रा, परमाणु शक्ति ई का मानव कल्याण में उपयोग आदि विज्ञान की नाना उपलब्धियों ने धरती पर जैसे स्वर्ग ही उतार दिया है। आज अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो चारों तरफ हमें विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। हर एक चीज़ में हमें विज्ञान मिल रहा है, हर चीज़ तकनीकी से, यानी कि जो है वो तकनीकी हमारे सामने आ चुकी है। विज्ञान ने मानव को अनेकानेक लाभ पहुंचाकर उसका अनंत उपकार किया है। यंत्रों के विकास के कारण मनुष्य के समय और श्रम की बहुत बचत हो गई है। इसका उपयोग अब वह जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के लिए कर सकता है। धरती को भौगोलिक दूरियां मिट जाने से विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिला है। एक देश की घटना दूसरे देश को तुरंत प्रभावित करती है। किसी देश में भयंकर तबाही होने से अनेक राष्ट्रों से तुरंत सहायता पहुंचने लगती है। अब ये चीज़ हम लोगों ने कोरोना के टाइम में भी देखी। एक देश को हुआ तो बहुत, देखिए भारत ने ही बहुत सारे देशों में जो है वैक्सीनेशन और बहुत सारी सप्लाईज दी हैं।
विज्ञान ने हमें भयंकर रोगों से मुक्ति दिलाई है। बाढ़, अकाल, महामारी आदि पर नियंत्रण करके लाखों मनुष्यों को प्रकृति के प्रकोप के शिकार होने से बचा लिया है। विज्ञान ने हमें अनेक भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। इसकी गणना कर पाना असंभव है। वैभव और विलास की अनंत सामग्री जुटाकर विज्ञान ने धरती पर स्वर्ग ला दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति भर दी है। ज्ञान के नए नए क्षितिज खोल दिए हैं। उसने भूखे को रोटी और नंगे को वस्त्र दिए हैं, अंधे को आंखें दी हैं, लंगड़े को पर्वत लांघने की शक्ति दी है। वह निर्धन का धन व निर्बल का बल है। उसकी कृपा से मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन की उक्ति सार्थक है। यानी कि मूक जो है वो भी बोलने लगता है और पंगु अर्थात जो अपंग है वो भी पहाड़ चल लेता है। तो विज्ञान ने यहाँ तक जो है वो आपको क्या कहते हैं पूरी तरीके से हर एक जगह अपने आप को फैलाकर रखा हुआ है। अब अथवा करके दूसरा है, ठीक है, 14 वाले क्वेश्चन में 3 हमने बताए हैं। तो दूसरा है हमारी मेट्रो। क्या है? हमारी मेट्रो। आजकल लगभग सभी शहरों में मेट्रो धीरे धीरे आ रही है। सिर्फ पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थी, लेकिन अब सब धीरे धीरे करके सभी शहरों में कोशिश करी जा रही है कि मेट्रो रहे, ताकि लोगों को जो लोकल कन्वेंस होता है उसके लिए आसानी रहे। तो देखिए, इस पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु क्या है? भारत की प्रगति का नमूना है, लोकप्रियता के कारण और मेट्रो का विस्तार। तो ये 3 संकेत बिंदु के आधार पर आपको लिखना है अनुच्छेद। महानगरों की बढ़ती भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था में क्रांति लाने का श्रेय मेट्रो रेल सेवा को है। मेट्रो रेल यात्रा की अत्याधुनिक सुविधा है, यह लाखों लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। आज मेट्रो में यात्रा करते समय एक सुखद अनुभूति होती है। ऐसा महसूस होता है कि यह हमारे घर हमारी मेट्रो है। महानगरों में जनसंख्या की बहुलता को देखते हुए मेट्रो ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। आज इन मेट्रो रेल का विस्तार केवल दिल्ली तक ही सीमित न रहकर दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों के प्रमुख महानगरों तक हो चुका है। यह अपने आप में भारत की प्रगति और मेट्रो की लोकप्रियता का नमूना है। सबसे पहली मेट्रो रेल योजना की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर की गई थी। मेट्रो के लाभ और विस्तार से सन 2005 के अंत तक दिल्ली यातायात का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया था। मतलब दिल्ली में इतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक था, जिसके निवारण के लिए मेट्रो रेल शुरू हुई। और अगर आप आज जाएंगे, आज हम 2024 की अगर बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के हर एक एरिया को मेट्रो कवर करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार दिल्ली मेट्रो ने सन 2021 तक 245 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइनें बिछाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। कितना सोचिए जरा, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर एरिया में करीबन 245 किलोमीटर की मेट्रो रेल मायने रखता है। ये इस योजना के पूरा होने के बाद कोलकाता के बाद दिल्ली ऐसा शहर हो जाएगा जहां ना सिर्फ खंभों पर बल्कि जमीन के नीचे सुरंगों में मेट्रो रेल चलती दिखेगी। इसके साथ ही जयपुर, आगरा, लखनऊ, मुंबई आदि महानगरों को भी मेट्रो रेल से संवारा जा रहा है। हमारी अपनी मेट्रो द्वारा 21वीं सदी में भारत को विश्व स्तर पर पब्लिक सिस्टम उपलब्ध हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, मेट्रो रेल से जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक तो वो सस्ता होता है और दूसरा बहुत जल्दी हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से जो मेट्रो रेल हम लोग को मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर है। जिन भी शहरों में उपलब्ध हो रही है, क्योंकि एक तो बनाने का खर्चा बहुत होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, तो इसको बने लगभग मतलब प्लान तो ये है कि भारत के हर एक सिटीज़ में इसका निर्माण कराया जाए, लेकिन ये होते होते थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। अब तीसरा हमारे पास में अनुच्छेद है आतंकवाद, समस्या और समाधान। ठीक है, अब इस पर आपको संकेत बिंदु के आधार पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद तैयार करना है। ज्वलंत समस्या क्यों है, आतंकवाद की जड़ क्या है और समाधान क्या है। ये सिर्फ 3 संकेत बिंदु हैं जिन पर आपको आतंकवाद बताना है। बंदूक, मशीन गन, तोपे, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु हथियार, मिसाइलें आदि का अधिक मात्रा में निर्माण होना।
आबादी का तेजी से बढ़ना, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट, शिक्षा की कमी, गलत संगति, बहकावे में आना, आतंकवाद, इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इतने सारे कारण हैं आतंकवाद को जन्म देने के। आजकल अपनी बात को मनमाने व सही साबित करने के लिए आतंकवाद को ही पहला हथियार बनाया गया है। आतंकवादी के अंदर समाज, देश के प्रति विद्रोह, असंतोष होता है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, भाषा का मतभेद, ये सब आतंकवाद के मूल तत्व हैं। बेसिकली जो व्यक्ति आतंकवादी बन रहा है वो सिस्टम से कहीं ना कहीं खफा होता है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे वो रिवेंज लेने के मूड में आ जाता है। अब ये कारण जो उसके साथ धोखा हुआ है या सिस्टम से वो जो असंतुष्ट है, उन सबके इतने सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम शिक्षित ठीक से नहीं हैं तो हम सिस्टम को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तब हम उससे असंतुष्ट हो सकते हैं। हम अगर शिक्षित नहीं है तो हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि हम समस्या के पीछे की भी समस्या को समझ सकें। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं भाई, इतना बड़ा सिस्टम है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं। जैसे कि सरकार भी सारी पॉलिसीज़ के साथ समझौता करती है, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता और भाषा के मतभेद आतंकवाद के ये मूल तत्व होते हैं। इन सारे कारणों से आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व राजनीतिक सिस्टम को आहत पहुंचाना है। तो वो किसी एक पर्सन को नहीं नुकसान, देखिए आतंकवाद किसी एक पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिससे भी असंतुष्ट होता है ना, उसके पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि से हो, शैक्षिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, बस वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आतंकवाद का असर सबसे ज्यादा आम जनता को होता है, जिसमें कितने ही निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आतंकवादी समूह देश की सरकार को बताने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जिस पर वे ये जुर्म ढाते हैं वे उन्हीं के भाई बहन होते हैं। अब आतंकवाद ने कहा कि हम सिस्टम से बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने एक जगह बम इम्प्लांट कर दिया, उस बम से मरा तो आम जनता ना, और वो आम जनता में न जाने कितने लोग उस आतंकवादी के ही भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। तो नुकसान किसको हुआ? खुद को, उसको अपना हो रहा है। सरकार क्या है, इसका खामियाजा वो खुद हम ही से ही भर लेगी। मासूम होते हैं जिनका सरकार आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार ऐसा कुछ देखने के बाद इंसान के मन में जीवन भर के लिए डर बैठ जाता है। वो घर से निकलने तक से हिचकिचाता है। माँ को डर लगा रहता है कि बच्चा घर वापस आएगा या नहीं। ये सारी चीज़ों में घरवाले और खुद वो भी काफ़ी डर चुका होता है। धर्म को सही ढंग से समझना होगा। मानव जाति धर्म जातिवाद के भंवर में इस कदर फंस गई है कि धर्म के ऊपर इंसानियत के बारे में सोचती ही नहीं है। धर्म हमारी सुविधा के लिए है। धर्म अच्छी शिक्षा, ज्ञान की बातें, इंसानियत सिखाता है। कोई भी धर्म ले लीजिए, सबके मूल में परोपकार है, सहिष्णुता है, आदरवाद है, दूसरे धर्म की इज्जत है। हर धर्म के मूल में यही चीज़ है। हमें धर्म जाति के ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए। दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं भगवान प्यार है, प्यार ही भगवान है। गॉड ने हमें अपने आसपास, अपने पड़ोसी से प्यार करने की शिक्षा दी है। वो हमें कहता है दूसरों की गलती माफ़ करो जैसे मैं करता हूँ। सबका समान रूप से सम्मान करो। अगर हम भगवान की बात का सही मतलब समझेंगे तो देश और दुनिया से आतंकवाद जैसी कुरीतियाँ निकल जाएंगी और चारों तरफ प्यार होगा। तो बात यह है कि अगर आप धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हो तो आपको अपने ही धर्म को पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप 4 लोगों को मार दो। ये किसी धर्म के मूल में नहीं है। तो यहाँ खत्म हो गए हमारे अनुच्छेद। हमने तीनों अनुच्छेद कर लिए। आपको एक करना था, लेकिन हमें तीनों, क्योंकि रिवीजन के दौरान हमें तीनों करने। अब आ गई प्रश्न संख्या 15 में, जहाँ हमारे सामने 2 पत्र रखे गए हैं। दोनों में से सिर्फ हमें एक पत्र करना है। जो भी आप पत्र करेंगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, तो पहला पत्र पढ़ते हैं। स्वच्छता अभियान के कारण लोगों के व्यवहार और मानसिकता में आए परिवर्तन पर अपने विचार प्रकट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक संपादकीय पत्र लिखना है, तो ये होगा एक औपचारिक पत्र। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेवा में श्रीमान संपादक जी, नव भारत टाइम्स कार्यालय दिल्ली। फिर है विषय, स्वच्छता अभियान के कारण लोगों में आए बदलाव की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना। आप सभी को पता है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान चलाया था। इसके दौरान लोगों की बहुत सी आदतों में फर्क आया है। देखिए क्या है महोदय, आपको बताते हुए हमें बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि सरकार की ओर से चलाए गए स्वच्छता अभियान का हमारे आसपास के लोगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव का श्रेय आपको ही जाता है। इस अभियान को सफल बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि आपने स्वच्छता अभियान को अपने दैनिक पेपर में लगातार जगह दी, जिससे इस अभियान को आंदोलन का रूप मिल सका। तो यहाँ पर हमें जहाँ लोगों के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, वहीं अखबार ने उसमें क्या भूमिका निभाई है, ये भी उसका एप्रिसिएशन हम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के कारण लोगों की मानसिकता और उनके व्यवहार में भी अंतर देखने को मिला है। अब लोग जगह जगह कूड़ा करकट नहीं डालते, जिससे अब यहाँ प्रदूषण गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आपके द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे सभी दिल्ली वासियों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि ऐसे ही आप स्वच्छता अभियान को अपने दैनिक पेपर में जगह देते रहेंगे, जिससे हमारा देश प्रदूषण मुक्त देश कहला सके। धन्यवाद भवदीय समस्त दिल्ली वासी। तो समस्त दिल्ली वासी या एक जागरूक नागरिक, इस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला पत्र हो गया। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र आया है। देखिए यहाँ पर क्या है, अपने छोटे भाई को कुसंगति की हानियां बताते हुए पत्र लिखिए। अब आप चूंकि ये अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो ये पत्र कौन सा है, आपका अनौपचारिक पत्र है। तो इसका फॉर्मेट भी आपको पता है, उसी तरीके से इसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने बारे से शुरू करेंगे। प्रिय रोहित, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ सभी कुशल पूर्वक है। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। कल ही तुम्हारे छात्रावास के अधीक्षक का एक पत्र पिताजी को प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत चिंता हुई। पत्र में उन्होंने लिखा कि आपका बेटा आजकल कुसंगति में पड़ गया। यानी कि कुसंगति का मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं वो गलत हैं, यानी कि आपकी संगत गलत है। यदि उसे नहीं रोका गया तो छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा। भाई, ध्यान रखो कि कुसंगति से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। विद्यार्थी जीवन तो भविष्य की तैयारी हेतु होता है। मेरी सलाह है कि तुम ऐसे लड़कों की संगति का त्याग शीघ्र कर दो और पढ़ाई की ओर ध्यान दो। मुझे विश्वास है कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर होगे तथा परिवारजनों को निराशा नहीं होगी। अपनी कुशलता का समाचार देना, तुम्हारा बड़ा भाई बसंत कुमार। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा पत्र अपने छोटे भाई को लिख दिया। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 16 में। यहाँ क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। इस पद के लिए शिक्षा निदेशक को स्ववृत्त सहित एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र भी लिखना है और स्ववृत्त भी लिखना है। ठीक है, तो दोनों एक में ही कंबाइन करके, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसे हम कंबाइन करके किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जब एक तो ये है और इसके अलावा अथवा करके एक प्रश्न और है, तो दोनों में से आपको कोई एक चीज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ववृत्त और आवेदन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रति शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, विषय प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र। महोदय, मुझे मई 2019 को प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा निदेशालय को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। प्रार्थी भी स्वयं को एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी कि प्रार्थी यानी कि मैं अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब मैंने आवेदन पत्र इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना होता। अब इसमें हमें क्या है, अपना स्ववृत्त अटैच करना है।
तो स्ववृत्त जब हम अटैच करेंगे तो देखिए क्या है, नाम है सचिन बंसल, पिता का नाम श्री बिन्नी बलसन, जन्म तिथि 25 दिसंबर 1991, पता श्री 125 सागरपुरम दिल्ली, शैक्षिक योग्यता। आपको सिर्फ अगर स्ववृत्त लिखना है तो उसका अपना एक अलग फॉर्मेट है, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होता है। आवेदन के साथ लिखेंगे तो स्ववृत्त को हमें थोड़ा छोटा करना पड़ जाता है। इसमें देखिए क्या है, माता जी का नाम है, आपका स्थायी पता वर्तमान पता एक ही है, आपका दूरभाष नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, और साथ ही साथ आपका क्या ईमेल एड्रेस भी नहीं है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा किया गया है, क्योंकि हमें पूरे वर्ड्स के अंदर ये काम कंप्लीट करना है। अगर आपके पास एग्जाम में सिर्फ स्ववृत्त आता है तो पूरा आप सीक्वेंस से काम करना, ठीक है। शैक्षिक योग्यताएं क्लास 10th है, 10वीं हमने करी है सीबीएसई 2006 में 70%, 12वीं सीबीएसई से किया है 2008 में 79% है आपका। फिर है बीए है दिल्ली आपका विश्वविद्यालय से 2011 72%, एमए इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 2013 76%। तो ये हमने शैक्षिक योग्यताएं दे दी। उसके बाद आपने अगर आपके पास अनुभव है तो जैसे यहाँ दिया गया है, अभिनव पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक पद पर 1 साल अंशकालिक घोषणा में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेवा का अवसर मिलने पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करूंगा। धन्यवाद भवदीय सचिन बंसल, हस्ताक्षर। और आप ध्यान रखना कि आपने ये चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ी थी 5 मई को और आप ये लेटर लिख रहे हो 8 मई को, ठीक है। संलग्न है शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। इसके साथ आपने इस सभी की जो है फोटोकॉपी अटैच करके दी हुई है। अब अथवा करके हमारे पास एक ईमेल आया है, ठीक है। या तो आपको स्ववृत्त करना है या ईमेल करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, आपके क्षेत्र में हरे बड़े पेड़ों का अंधाधुंध काटा जा रहा है। इसकी शिकायत करते हुए अपने जिले के वन निरीक्षक को, अब वन निरीक्षक का जो है मेल आईडी यहाँ पर दे दिया गया है। एक ईमेल आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रॉम आपने अपने नाम से किया, फिर टू है आपने जो भी ईमेल आईडी क्वेश्चन में दिया था उसे डाला। अब सीसी और बीसीसी इसलिए अटैच नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मेल करना है। जब एक ही मेल को कई जगह हमें प्रसारित करना हो तब आप सीसी और बीसीसी को अटैच कीजिएगा। विषय है वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले वैशाली नगर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस मोहल्ले से कुछ दूरी पर हरा भरा बाग था। बाग के पास से एक कच्चा रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क पर मिलता था। इसी रास्ते को चौड़ा करने के नाम पर इस बाग तथा आसपास के क्षेत्रों में उन हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि यहाँ के पर्यावरण के लिए घातक है। इन पेड़ों को ना काटा जाता तब भी पर्याप्त चौड़ी सड़कें बन जाती, किंतु कुछ ठेकेदार किस्म के लोग इन पेड़ों के दुश्मन बने हुए हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेड़ों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कृपा करें। हम क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे, पवन। तो इस तरीके से हमारा ये ईमेल का फॉर्मेट तो आप जानते हैं, स्टार्टिंग का चेंज करके बाकी सारा ही आपका औपचारिक पत्र का फॉर्मेट रहता है, कोई भी इसमें ऐसी चीजें नहीं होती है। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ क्या दिया है, पेंसिल बनाने वाली किसी प्रसिद्ध कंपनी की ओर से 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। यहाँ पर विज्ञापन और संदेश दोनों चीजें दी गई हैं, दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। तो विज्ञापन अगर करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर संदेश करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो विज्ञापन आपको पेंसिल बनाने वाली किसी प्रसिद्ध कंपनी के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर पेंसिल है, चूंकि पेंसिल का पिक्चर बना दी तो जो टिकता है वही तो बिकता है, नटराज पेंसिल, ठीक है। एक टैग लाइन और साथ में हमने दे दिया। फिर है, अब इसकी हमें विशेषताएं देनी है। सरल, सहज एवं आकर्षक लिखावट के लिए बिना अतिरिक्त जोर लगाए तेजी से लिखे। बार बार टूटने से मुक्ति छात्रों की पहली पसंद। पेंसिल बॉक्स के साथ रबड़ व शार्पनर फ्री है। शीघ्र संपर्क करें। शॉप नंबर 25, नई सड़क, नई दिल्ली 6A। फ़ोन नंबर भी हमने दे दिया कि ये पेंसिल आपको कहाँ पे मिल रही है, ये भी हमने बता दिया। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, पेंसिल के साथ साथ हमने अपनी जो शॉप है उसका भी प्रमोशन कर लिया। अब हम आ गए नेक्स्ट यानी कि अथवा करके दूसरा। अब यहाँ क्या है, हमने बताया था संदेश है। होली के अवसर पर अपने मित्र को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है। अब आपको क्या करना है, अपने मित्र को एक बधाई संदेश देना है, वो भी होली के अवसर पर। तो इसको देखिए क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ मिसिंग है इसमें, तो मैं आपको बता दूँ, फॉर्मेट में
इसमें एक चीज मिसिंग हो गई है, चूंकि ये क्या है, एक बधाई संदेश है, तो सबसे ऊपर टॉप में यहां पर क्या लिखना है, बधाई संदेश। ये सबसे पहले देना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर आप दे दोगे बधाई संदेश, आपने दिनांक डाल दिया, प्रिय महेश, होली के इस रंगीन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह प्यार भरा त्योहार हम सभी को खुशियों से भर देता है। आपको और आपके परिवार को ढेर सारा प्यार और समृद्धि मिले। खेलिए, नाचिए और रंग बरसाइए, बस दोस्ती बनाए रखना। फिर से एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा प्रिय मित्र अमित। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक संदेश भी तैयार कर दिया। फॉर्मेट में अगर गड़बड़ियाँ आती हैं तो मुझे बताना पड़ता है, तो यहाँ जो गड़बड़ी थी मैंने आपको बता दी। इस तरीके से संदेश के साथ साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र खत्म हुआ। तो यहाँ पर हमने आपको सेकंड सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छे से करा दिया। तो इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपके सैम्पल पेपर कराकर आपको बहुत ही जल्दी जो है सारी चीज़ें समझा दें। तो चलिए इसी तरीके से और भी सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।